गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लॉकडाउन में घर रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे ही होंगे आप लोग। आज हम आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता का 5वां लेक्चर बताऊंगा, जिसमें आप लोगों को मैं अभी तक हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों के की स्थिति के बारे में मैंने परिचय कराया है आपको। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको किस स्थान पे, किस प्रदेश में, किस देश में, कहाँ कहाँ कौन कौन से प्राप्त हुए हैं स्थल, इसके बारे में मैंने बताया है। जैसे बलूचिस्तान में सुटके गेंडोर, सोतकाको, डाबरकोट, ये पाकिस्तान के थे। पार्ट 2 में मैंने हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं बताई थी और उद्भव बताया था। ठीक है, पार्ट 3 में सिंधु सभ्यता की स्थापत्य विशेषताएं, स्थापत्य योजना के बारे में मैंने बताया था कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ रहते थे लोग, कैसे रहते थे, जिसमें हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो आदि स्थानों पे हर जगह निवास स्थान 2 भागों में बटे थे। लोथल, कालीबंगा, सब जगह, सब 2 जगह हमें बटेते थे। एक पूर्वी भाग होता था, एक पश्चिमी भाग होता था, जिसमें क्या होता था कि पश्चिमी भाग में विशेष लोग रहते थे, जिसमें अधिकारी से लेके श्रेष्ठ जन रहा करते थे। तो इसमें इसके अलावा इसमें मुख्य रूप से शासक वर्ग रहा करता था। फिर इसके बाद मैंने आप कलात्मक गतिविधियों के बारे में बताया। पाषाण की मूर्तियां, कांस्य की मूर्तियां, मृण मूर्तियां मतलब मिट्टी की मूर्तियों के बारे में बताया। कहाँ कहाँ से कौन कौन सी मूर्ति प्राप्त हुई है, कहाँ से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, कहाँ से चील, मुर्गी, गौरैया, तोता, उल्लू आदि पक्षियों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको आगे आज मुहरे भी बताया है मैंने कि कहाँ सबसे ज्यादा मुहरे और कहाँ सबसे कम मुहरे प्राप्त हुई हैं। सिंधु सभ्यता के सभी स्थानों को मिलाकर लगभग 2000 मुहरे प्राप्त हुई हैं। ठीक है, और लोथल और देसालपुर में तांबे की भी मुहरे मिली हैं। मृदभांड भी हमें तमाम प्रकार के प्राप्त हुए हैं। मृदभांड कौन कौन से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? मृदभांड में हमें बर्तनों पे भी चित्रकारी, कलाकारी मिली है। बर्तनों पे हमें पीपल, ताड़, नीम, केला और बाजरा के चित्र मिले हैं। मछली, बकरे और हिरण, मुर्गा आदि जानवरों के भी चित्र मिले हैं। पाषाण की भी मूर्तियां मिली हैं। इसमें ज्यादातर सर धड़ ही मिले हैं, सिर्फ बहुत कम मिले हैं। और युद्ध संबंधी उपकरण में हमें तांबे और कांसे के भाले और चाकू, वाणाग्र और कुल्हाड़ियां मिली हैं। ये सारी चीजें मैं पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, लॉर्ड मैके को उत्खनन के दौरान 2 आरियां मिली हैं, एक तांबे की थी जिसमें दूसरी कांसे की थी। लोथल से नोक की तरफ छेद वाली सुई प्राप्त हुई है। तांबे का एक हंसिए का फाल भी प्राप्त हुआ है। दोस्तों, मैंने इसके बाद आपको बताया था धार्मिक अनुष्ठान। ठीक है, धार्मिक अनुष्ठान में मैंने ये बताया था आप लोगों को कि वहां के लोग मुख्यतः मातृ देवी की पूजा करते थे और इस मूर्तियों से में योगेश्वर की मूर्ति और पशुपति की मूर्ति मुख्य रूप से पाई गई है। और आकृति के चारों तरफ हाथी, चारों तरफ जो मतलब दाहिनी और बाईं तरफ जो आकृतियां मिली हैं, दाईं तरफ हाथी और बाघ, बाईं तरफ गैड़ा और भैंसा मिला है। एक आसीन योगी के नीचे 2 हिरण के भी चित्र मिले हैं। इस प्रकार पशुओं की ऐसी आकृति बनी है कि चारों तरफ देख रहे हैं। ठीक है, वृक्ष पूजा भी उस समय होती थी, पशु पूजा भी होती थी, मुख्यतः कुबड़ वाले बैल की पूजा होती थी, लिंग पूजा भी होती थी। बड़ी संख्या में लिंगों के प्राप्त होने से ऐसा लगता है कि सिंधु सभ्यता में लिंग पूजा प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता के लोग शायद भूत प्रेतों में विश्वास करते थे, क्योंकि यहाँ अवशेषों में ताबीज पाए गए हैं। यहाँ के अवशेषों में क्या प्राप्त हुए हैं दोस्तों? ताबीज प्राप्त हुए हैं। यानी कि इससे सिद्ध होता है उस समय के लोग भी भूत प्रेत में विश्वास रखते थे।
और धार्मिक अनुष्ठान के अंतर्गत ही मैंने आप लोगों को शव विसर्जन के बारे में बताया। शव विसर्जन वहां 3 तरीके प्रचलित थे। संपूर्ण शव को पृथ्वी के अंदर गाड़ना, पशु पक्षियों के सामने, जैसे पारसी लोग नहीं करते हैं, पारसी लोग पहले शव को फेंक देते हैं, उसको क्या काम करते हैं कि पशु पक्षियां उस शव को खा जाते हैं, उसके बाद हड्डियों को क्या करते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं, मतलब उसका क्या करते हैं कि उसको मिट्टी में गाड़ देते हैं, और फिर क्या है, शव दाह कर उसकी भस्म गाड़ना, मतलब कि शव को जलाकर उसकी भस्म के मतलब उसकी राख को भी गाड़ने के साक्ष्य मिले हैं। शव को दफनाने के साक्ष्य कालीबंगा में और एक लोथल में 3 युग्मित समाधियों के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा से लकड़ी के ताबूत में रखकर दफनाए गए शव के एक समाधि मिली है। अब दोस्तों मुख्यतः आज का टॉपिक स्टार्ट होता है। अब विशेष ध्यान देना है हमें आपको कि सिंधु सभ्यता में भिन्न भिन्न स्थानों से आयात की जाने वाली वस्तुएं कौन थी और किस जगह से प्राप्त होती थी, कहां कहां से सिंधु सभ्यता के लोग क्या क्या वस्तुएं खरीदते थे, कौन कौन सी वस्तुएं आयात करते थे। अब आयात की जाने वाली वस्तुएं मैंने इस तरफ लिखा हुआ है, ये देखिए आप लोग, और स्थान मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आयात की जाने वाली वस्तुओं में हमारे पास पहले नंबर पे सोना। सोना भी उस समय बाहर से ही आता था, खरीद के आता था, आयात करके आता था। सोना उस समय मंगाया कहां से जाता था, अफगानिस्तान, फारस, भारत में कर्नाटक से आयात किया जाता था। सोना कहां कहां से आयात किया जाता था, आप लोग नोट कर लीजिए। सोना अफगानिस्तान, फारस, भारत के कर्नाटक से आयात किया जाता था। दोस्तों इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिए, चांदी कहां से आयात की जाती थी। क्या, चांदी, चांदी कहां से आयात की जाती थी, चांदी ईरान, अफगानिस्तान और मेसोपोटामिया से आयात की जाती थी। ठीक है, मेसोपोटामिया जो है सिंधु सभ्यता से पुरानी सभ्यता मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, आपके जीके का ही क्वेश्चन है। इसके बाद तांबा। तांबा आपका ईरान यानी तांबा आपका मिलता था खेतड़ी राजस्थान से और बलूचिस्तान में। 2 जगह मुख्यतः तांबा मिल आता था, खरीदा जाता था, खेतड़ी राजस्थान से और बलूचिस्तान से। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। इसके अलावा टिन, टिन यानी जस्ता, सॉरी टिन मतलब टिन होता है एशियन, इसका तत्व का संकेत होता है। अब टिन आपका मध्य ईरान यानी मध्य एशिया यानी ईरान, अफगानिस्तान से आता था। उस समय सेल खड़ी का उपयोग मूर्ति बनाने में भी किया जाता था, मोहरे बनाने में भी किया जाता था, और सिक्के यानी कि रुपए, उस समय के सिक्के भी बनाने में प्रयोग किया जाता था। तो सेल खड़ी मुख्यतः बलूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात में प्राप्त होती थी, यानी वहां से आयात की जाती थी। जहां आयात लिखा है यहां प्राप्त होती भी है। अगर पूछ लिया क्वेश्चन में कि सेल खड़ी कहां सिंधु सभ्यता कालीन किन स्थलों से प्राप्त होती थी, बलूचिस्तान, राजस्थान यानी कालीबंगा, गुजरात यानी लोथल, मोहनजोदड़ो, ये सारी जगह हो जाएंगी। ठीक है, अब हरित मणि। हरित मणि दक्षिण भारत से प्राप्त होती थी। शंख और कौड़ियां, शंख और कौड़ियां कहां कहां से प्राप्त होती थी, कहां कहां से आयात की जाती थी। शंख और कौड़ियां मुख्यतः सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत से प्राप्त होती थी। ठीक है दोस्तों, अब नील रत्न यानी नीलम पत्थर जिसको कहते हैं, ये मुख्यतः बदख्शा यानी कि बदख्शा अफगानिस्तान से आयात की जाती थी। सीसा कहां कहां से मंगाया जाता था दोस्तों, सीसा आपका ईरान, राजस्थान, अफगानिस्तान और दक्षिण भारत से आयात किया जाता था। कहां कहां से एक बार फिर जान लीजिए, सीसा हमारा ईरान, राजस्थान, अफगानिस्तान और दक्षिण भारत से आयात किया जाता था। अफगानिस्तान का नाम आने बलूचिस्तान आ जाएगा, लगभग आपका काबुल गंधार का क्षेत्र पूरा आएगा। ठीक है, और राजस्थान में कालीबंगा का क्षेत्र आएगा।
और शिलाजीत कहां से भाई, उस समय शिलाजीत भी आयात किया जाता था। शिलाजीत हिमालय के क्षेत्र में मिलता था। ठीक है। फिरोजा, फिरोजा ईरान के खुरासान में मिलता था। फिरोजा कहां से मिलता था भाई, ईरान के खुरासान में, वहां से आयात किया जाता था। लाजवर्त, लाजवर्त भी, लाजवर्त आपका बदख्शां, बदख्शां अफगानिस्तान एवं मेसोपोटामिया से आयात किया जाता था। गोमेद जो है आपका गोमेद जो है आपका सौराष्ट्र गुजरात से आयात किया जाता था। फिरोजा दोस्तों मैंने नहीं बताया, फिरोजा आपका ईरान के खुरासान से आयात किया जाता था। अब आ जाते हैं फिर हम स्टेटाइट। स्टेटाइट आप कहां से ईरान किया जाता था भाई आयात, स्टेटाइट आपका ईरान से आयात किया जाता था। अगला नंबर आता है स्फटिक। स्फटिक आपका दक्कन के पठार यानी उड़ीसा बिहार से आयात किया जाता था। कहां से आयात किया जाता था, दक्कन के पठार उड़ीसा और बिहार से आयात किया जाता था। याद रखिएगा दोस्तों। और मुख्य आते हैं लास्ट आपका स्लेट। स्लेट आपका कांगड़ा से आयात किया जाता था। ठीक है दोस्तों, इसको मैं बोर्ड पे भी पढ़ाऊंगा, सारी चीजें ढंग से भी मैं बोर्ड पे भी पढ़ाऊंगा, ऐसे ही पढ़ाऊंगा। अगर आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कर दीजिए अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए और एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, मैं आगे अब आपको बताता हूं कि सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन कैसा था। दोस्तों सिंधु सभ्यता की उस समय आर्थिक दशा और दिशा कैसी थी। ठीक है, कृषि में क्या स्थिति थी सिंधु सभ्यता की, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं पहले। जैसे देखिए आप यहां से कृषि के बारे में एकदम सिंधु सभ्यता आपकी क्लियर हो जाएगी। कैसे कैसे कि इसलिए क्योंकि कृषि में कौन सी फसल कहां प्राप्त हुई है, कौन से अनाज कहां से प्राप्त हुए हैं, ये सारी चीजें आपकी स्पष्ट हो जाएगी। अगर मेरे जितने भी टॉपिक सिंधु सभ्यता के हैं आपने पढ़ लिया, ये मेरी गारंटी है आपकी कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें सिंधु सभ्यता से अगर प्रश्न आ जाए आप लोग उसको न कर पाए। दोस्तों आप लोग अगर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आगे और अच्छे से बनाऊंगा और हौसला बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए कृषि के बारे में हम चर्चा करते हैं। सिंधु सभ्यता के पुरावशेषों में कोई फावड़ा या हल नहीं मिला है। अब याद रखिएगा दोस्तों, मिट्टी का हल तो प्राप्त हुआ है खिलौने के रूप में दोस्तों, लेकिन कृषि अवशेषों के रूप में कोई भी फावड़ा अथवा हल प्राप्त नहीं हुआ है सिंधु सभ्यता में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिट्टी का हल तो प्राप्त हुआ है खिलौने के रूप में, लेकिन आप लोग याद रखिएगा सिंधु सभ्यता के पुरावशेषों में कोई फावड़ा अथवा हल नहीं प्राप्त हुआ है जिससे कृषि की जा सके। ठीक है, परंतु मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है खिलौने के रूप में, याद रखिएगा। ठीक है, आगे परंतु कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व काल के कुंड मिले हैं, जिससे पता चलता है कि हड़प्पा काल में राजस्थान के खेतों में हल जोते जाते थे। देखिए दोस्तों, परंतु कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व काल के कुंड मिले हैं, मतलब कालीबंगा से कुछ ऐसे कुंड मिले हैं जो कि हड़प्पा से भी पहले हैं, जिसमें पता चलता है कि हड़प्पा काल में राजस्थान के खेतों में हल जोते जाते थे। ठीक है, देखिए हल तो वहां जोते जाते थे, वहां इस प्रकार के साक्ष्य मिले, लेकिन परंतु हल नहीं प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा, फिर से मैं कह रहा हूं कि हल जोतने के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन हल का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। हल के साक्ष्य के रूप में केवल मिट्टी के हल का खिलौना प्राप्त हुआ है। दोस्तों याद रखिएगा इसको, ये आपका बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको बार बार बता रहा हूं। दूसरा पॉइंट है आपका, संभवतः सिंधु सभ्यता में सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी।
संभवतः दोस्तों सिंधु सभ्यता में सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी। इसका कारण यह हो सकता है कि हड़प्पा संस्कृति में प्रायः बाढ़ में मैदान के समीप बसे हुए थे। क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में संभवतः सिंधु सभ्यता में सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, यह अनुमान लगाया जाता है। इसका कारण यह हो सकता है कि हड़प्पा संस्कृति में गांव प्रायः बाढ़ में मैदान के समीप बसे हुए थे। मतलब यह है कि इसका कारण यह हो सकता है कि गांव बाढ़ ना हो के बाढ़ रहेगा, बाढ़ मतलब कि मैदानों में बसे थे जहां की सिंचाई व्यवस्था केवल वर्षा पर निर्भर थी। ठीक है दोस्तों। और सिंधु सभ्यता के लोगों सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई यानी कि सरसों, मटर, तिल, चना, कपास, खजूर, तरबूज आदि पैदा करते थे। अब आपको क्वेश्चन आता है सिंधु सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से कौन सी फसल पैदा करते थे, उसमें या कौन सी फसल नहीं पैदा करते थे, उसमें ऑप्शन एक आध अलग आ जाएगा। जैसे पैदा क्या क्या करते थे इसके बारे में पहले जान लेते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः गेहूं, जौ, सरसों, मटर, तिल, चना, कपास, खजूर, तरबूज आदि पैदा करते थे। क्या क्या पैदा करते थे एक बार और सुनिए ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, गेहूं पैदा करते थे, जौ पैदा करते थे, सरसों यानी राई पैदा करते थे, मटर पैदा करते थे, तिल पैदा करते थे, तिल यानी कि तिल्ली जिसको बोलते हैं, चना पैदा करते थे, कपास पैदा करते थे, खजूर पैदा करते थे, तरबूज पैदा करते थे। ठीक है, यानी कि तरबूज उस समय भी पैदा होता था सिंधु सभ्यता के काल में भी, याद रखिएगा ये। इसके अलावा सैंधववासी अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग अपनी जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा करते थे जो शहरों में रहने वाले लोगों के काम में आता था। सिंधु सभ्यता के लोग आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करते थे जो शहरों में रहने वाले लोगों के काम में आता था। किसानों से संभवतः कर के रूप में अनाज लिया जाता था और मजदूरी के रूप में धान्य कोठारों में इसका वितरण होता था। देखिए दोस्तों, किसानों से कर के रूप में उस समय संभवतः 100% क्लियर नहीं है, संभवतः अनुमान लगाया जाता है कि उस समय कर के रूप में अनाज ही लिया जाता था और मजदूरी के रूप में कोठारों मतलब कि एक कठार टाइप में होता, पुराने जमाने में देखे होंगे, कहीं कहीं मिट्टी के भी रखने के बनाए जाते थे पूरे कोठार टाइप में, कहीं कहीं लकड़ी की कोठार होती है, कहीं कहीं अब आने लगे हैं टिन की कोठार। ठीक है, इसको आप जानिए, एक प्रकार का ये गोला सा बना रहता था जिसमें अनाज रखा जाता था, तो मजदूरी के रूप में उसी से धान्य वितरण किया जाता था कोठार में से। ठीक है दोस्तों, आगे सिंधु सभ्यता के लोग कपास पैदा करने वाले सबसे पुराने लोग में से थे। देखिए, सिंधु सभ्यता के लोग कपास सबसे पहले पैदा करने वाले लोगों में थे, यानी कि विश्व में सबसे पुरानी सभ्यता जहां से कपास पैदा हुआ वह हमारी सिंधु सभ्यता है, यानी हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, चूंकि कपास सबसे पहले इसी क्षेत्र में पैदा किया गया था, इसलिए यूनानियों ने इसे सिंडन जिसकी व्युत्पत्ति सिंध से हुई है नाम दिया था। चूंकि कपास सबसे पहले हड़प्पा क्षेत्र से यानी कि सिंधु क्षेत्र से ही पैदा हुआ था, इसीलिए यूनानियों ने इसे नाम दिया था। कपास का एक नाम यूनानियों ने कपास का क्या नाम दिया था भाई? सिंडोना। क्या नाम दिया था? सिंडोना या सिंडन, जिसकी व्युत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है। किससे हुई है? सिंधु शब्द से हुई है। ठीक है दोस्तों, आगे मोहनजोदड़ो से बुने हुए सूती वस्त्र का एक टुकड़ा मिला हुआ है। मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र का एक टुकड़ा भी प्राप्त हुआ है।
यहीं से एक चांदी के बर्तन में तथा तांबे के उपकरण में लिपटे सूती कपड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं भाई कि चांदी के बर्तन में तथा तांबे के उपकरण में लिपटे हुए सूती कपड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सूती कपड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। वो भी कैसे? एक तो चांदी के बर्तन में, दूसरा तांबे के उपकरण में लिपटे हुए प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसके अलावा हड़प्पा से तरबूज के बीज मिले हैं, ठीक है। हड़प्पा से किसके बीज मिले हैं? तरबूज के। याद रखिएगा, तरबूज के बीज कहां से मिले भाई? हड़प्पा से मिले हैं। लोथल और रंगपुर से धान यानी चावल की उपज के बारे में जानकारी मिली है, यानी जानकारी प्राप्त हुई है। कहां से? लोथल और रंगपुर से। कहां से मिली है? लोथल और रंगपुर से धान के उपज के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है राजकीय स्तर पर अनाज रखने के लिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में विशाल अन्नागारों का निर्माण हुआ था। राजकीय स्तर पर अनाज रखने के लिए मतलब कि वहां की सरकारें, आज की सरकार होती है, उस समय के जो विशिष्ट जन थे या अधिकारी थे या राजा थे, उस समय की जैसी व्यवस्था थी, वहां के जो श्रेष्ठ जन थे वो लोग अनाज रखने के लिए वहां पे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में विशाल अन्नागारों का निर्माण हुआ था। बड़े बड़े अन्नागार का निर्माण हुआ था, जिसके बारे में मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं। मैं सबसे बड़ा अन्नागार मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। हड़प्पा में अन्नागारों के समीप ही अनाज कूटने के लिए बने चबूतरे और मजदूरों के निवास मिले हैं। हड़प्पा में जहां अनाज रखा जाता था उसके समीप ही अनाज को कूटने का मतलब क्या होता है दोस्तों? अनाज को साफ करने के लिए चबूतरे बने हुए मिले हैं, और उसी के पास में मतलब अनाज को फसल से निकालने के लिए वहां चबूतरे बनाए गए हैं। कहाँ पे? अन्नागार के पास में, और उसी के पास में मजदूरों के रहने के भी निवास स्थान मिले हुए हैं। ठीक दोस्तों, आगे लोथल में एक वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। लोथल में एक वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। कितने पार्ट मिले हैं दोस्तों? 2 पार्ट मिले हैं। ऊपर वाले पार्ट में अनाज डालने के लिए छेद है, ठीक है। जैसे आप लोग जांता देखे होंगे घर पे, या फिर चकरी बोलते हैं, जांता बोलते हैं, देखे होंगे। इसी तरीके से लोथल में आपको आटा चक्की, छोटी आटा चक्की जो होती है वो प्राप्त हुई है, वो भी वृत्ताकार रूप में। ठीक है, ये तो था कृषि के बारे में दोस्तों। आज मैं अभी भी आपको पशुपालन बता देता हूं। क्या बता रहा हूं? पशुपालन। याद रखिएगा। अब ये देखिए, उस समय के लोग यानी कि सिंधु सभ्यता कालीन लोग किन किन पशुओं का पालन करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः बैल, भेड़, बकरी, भैंसा, सूअर, हाथी, कुत्ते, गधे आदि जानवरों को पालते थे। क्या? सिंधु सभ्यता के लोग सिंधु सभ्यता में पाले जाने वाले पशु थे बैल, भेड़, बकरी, भैंसा, सूअर, हाथी, कुत्ते और गधे। याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता में भेड़, बैल, बकरी, भैंसा, सूअर, हाथी, कुत्ता, गधा आदि पाला जाता था, यानी कि ये पालतू पशु थे। ऊंट, गैंडा, मछली, कछुए, ऊंट, गैंडा, मछली, कछुआ का चित्रण भी सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राओं पर प्राप्त हुआ है। किसका किसका भाई? ऊंट का, गैंडा का, मछली का,
कछुए का चित्र सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राओं पर प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, सिंधु निवासियों को कुबड़ वाला सांड विशेष प्रिय था। जैसा कि मैंने बता दिया है पहले ही कि सिंधु सभ्यता के लोग कुबड़ वाले बैल की पूजा भी किया करते थे। अतः सिंधु सभ्यता के निवासियों को कुबड़ वाला सांड विशेष प्रिय था। ठीक है, सिंधु सभ्यता के पैरों के निशान, सिंधु सभ्यता से पैरों के निशान भी मिले हैं। बिल्ली के पैरों के, सिंधु सभ्यता से बिल्ली के पैरों के निशान भी मिले हैं। क्या मिले भाई? बिल्ली के पैर के निशान। कहां से? सिंधु सभ्यता कालीन साक्ष्य में से। ठीक है, सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्तित्व पर विद्वानों में परस्पर विवाद है। सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्तित्व को लेकर विद्वानों में अभी भी विवाद है। ठीक है, मोहनजोदड़ो के ऊपर की सतह पर प्राप्त घोड़े की अस्थियों को कुछ विद्वान सिंधु काल का मानते हैं, कुछ परवर्ती काल का मानते हैं। यानी दोस्तों, मोहनजोदड़ो से जो हमें घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं, कुछ विद्वान इसको सिंधु सभ्यता के काल का मानते हैं, कुछ लोग उससे बाद के समय का मानते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आगे दोस्तों। मोहनजोदड़ो से ही मिट्टी की एक घोड़े जैसी आकृति भी मिली है। मोहनजोदड़ो से एक मिट्टी की आकृति भी मिली हुई है। किसकी आकृति मिली है? घोड़े की। ठीक है, घोड़े की एक मिट्टी की आकृति मिली है। ठीक है, लोथल से भी 3 मृणमय खिलौने प्राप्त हुए हैं, जिन्हें अश्व के रूप में पहचाना गया है। लोथल से भी 3 मृणमय का मतलब क्या हुआ? पकी हुई मिट्टी के खिलौने के रूप में घोड़े की आकृतियां मिली हैं। जिन्हें आकृतियां जो मिली हैं, इन्हें घोड़े के रूप में यानी अश्व के रूप में ही पहचाना गया है। सुरकोटड़ा में भी सिंधु सभ्यता के अंतिम चरण में घोड़े की हड्डियां मिली हैं। यानी कि सुरकोटड़ा में भी सिंधु सभ्यता के अंतिम चरण में घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। हाथी गुजरात क्षेत्र में पाया जाने वाला पशु था। इसका अंकन कई मुद्राओं पर भी हुआ है। हाथी कहाँ प्राप्त हुआ है? अक्सर गुजरात के क्षेत्र में जितने भी आपके स्थल मिले हैं, जैसे मोहनजोदड़ो, लोथल आदि जो स्थान प्राप्त हुए हैं, रंगपुर, यहां से ठीक है हाथी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और यहां मुद्राओं पर हाथी का अंकन प्राप्त हुआ है। ऊंट का अंकन यद्यप किसी भी मुद्रा पर नहीं हुआ है, परंतु इसकी हड्डियां प्राप्त हुई हैं। ऊंट का जो है अंकन यानी कि ऊंट की लिपि किसी भी हड्डी में नहीं प्राप्त हुई है, परंतु इसका जो है, याद रखिएगा, परंतु इसकी जो अस्थियां हैं, हड्डियां हैं, वो प्राप्त हुई हैं। कहां से प्राप्त हुई हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुई हैं। ठीक है दोस्तों, ऊंट की भी अस्थियां प्राप्त हुई हैं, परंतु ये किसी मुद्रा पर इनका अंकन नहीं है। अब देखो दोस्तों, सिंधु सभ्यता कालीन आर्थिक जीवन के अंतर्गत उद्योग और तकनीकी के बारे में हम चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? उद्योग और तकनीकी। उस समय मुख्यतः कौन कौन से उद्योग थे, वहां कौन सी तकनीक ऐसी थी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। याद रखिए। देखिए,
मैं अभी बताता हूं आपको, एक एक करके एक एक उद्योग या क्या क्या था उसमें, कौन कौन से उद्योग उसमें प्रचलित थे, कौन कौन सी तकनीकी प्रचलित थी, सब मैं एक एक करके बता दूंगा अभी। देखिए दोस्तों, अब हम आपको उद्योग एवं तकनीक के बारे में मुख्य रूप से अगली वीडियो में ही बताएंगे, ज्यादा अच्छा होगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आपके लिए बड़ा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अब अगले वीडियो में मैं फिर आपको सिंधु सभ्यता के आर्थिक जीवन में उद्योग और तकनीकी के बारे में बताऊंगा, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो अपलोड होने में दिक्कतें होंगी।